हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद, जय कॉमर्स। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिख करके वेलकम वेलकम एवरीवन कहे जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड समझ गए होंगे। एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु को उतना ही कंज्यूम करता है जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। समझ गए होंगे। तो कंज्यूमर का मकसद ही है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना। और आज की क्लास में यहीं से जो हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड का ये लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि पहले क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि आखिर में उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी किसे कहते हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। सो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध की चर्चा। सीमांत उपयोगिता का, तो आइए जरा यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि आज की क्लास में ये टॉपिक कवर किया जाएगा जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस सवाल को पूछा कैसे जाता है, इस सवाल को पूछा कैसे जाता है मैं एक बार दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन को पूछा इस प्रकार से जाएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करिए, यानी कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो डिमिनिशिंग यहां पर टर्म है उसका मतलब होता है डिक्रीजिंग। इकोनॉमिक्स में से डिमिनिशिंग बोला गया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करके। उसके बाद दूसरे टाइप से सवाल रह सकता है कि ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या है। ह्रासमान बोले, ह्रासमान मतलब मान यानी कि वैल्यू, ह्रास मतलब कमी। तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। किसकी, उपयोगिता की। बार बार उपयोगिता घटते जा रहा है। मतलब सेटिस्फेक्शन पहले ज्यादा मिला था, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम। इसका मतलब जब पहली बार जब हम खाए बहुत मजा आया, दूसरी बार खाए थोड़ा कम मजा आया, तीसरी बार खाए और कम मजा आया। इसको बोलते हैं ह्रासमान उपयोगिता नियम। इसे कह रहा है कि सचित्र वर्णन करिए। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, डिस्क्राइब इट विथ अ डायग्राम। रेखा चित्र सहित इसको कैसे वर्णन करना है, एक एक चीजें मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि आखिर में उपयोगिता की माप के लिए कितने दृष्टिकोण लगाए जाते हैं। 2 तरह के, 2 अप्रोच लगाए जाते हैं, 2 अलग अलग दृष्टिकोण यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। पहला जो उपयोगिता की माप का जो तरीका है उसमें रखा जाता है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, जिसे हम कार्डिनल या फिर काउंटिंग यूटिलिटी अप्रोच कह सकते हैं। ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है। क्या नाम है उनका, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो इस कंसेप्ट को दिए हुए हैं जिसका नाम है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। इनका कहना है कि हम यूटिलिटी को नंबर में बता सकते हैं, संख्या के रूप में बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु से हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है। जैसे मान लो हमने रसगुल्ले खाए, तो रसगुल्ले खाने के बाद हमको कितना संतुष्टि मिला। हमने क्या बोला था कि इसके लिए इमेजिन करिए पहले मन में कि यार ये रसगुल्ला अच्छा लगा या नहीं। तो अगर किसी को बढ़िया लगा तो कहेगा हमको 50 रुपए के बराबर संतुष्टि मिला, कोई कहेगा हमको 60 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला, और कोई कहेगा ना मजा नहीं आया। तो हर किसी को अलग अलग यहां पर सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसकी पहले लेक्चर में कि उपयोगिता समय के हिसाब से चेंज होता है, पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, और डिपेंड करता है कि किसी वस्तु से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या कम। किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट पर, कि उस वस्तु को कितना जल्दी आप पाना चाहते हैं। जिस वस्तु को जितनी जल्दी पाना चाहते हैं उतनी जल्दी अगर वो मिल जाए तो संतुष्टि ज्यादा मिलता है। तो ऐसे ही यहां पर गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण प्रस्तुत किया हुआ है अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन सी किताब में,
किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, कौन सा बुक, तो बुक की बात कर रहे हैं वही जो 1890 में पब्लिश हुआ है और जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या ये बातें सभी को समझ आ गया? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किनकी लिखित किताब है? अल्फ्रेड मार्शल की, 1890 में छपा था, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। और इसी किताब में इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच दिया कि हम संख्या में बता सकते हैं कि किसी वस्तु से कितना संतुष्टि मिल रहा है। दूसरा क्रमवाचक सिद्धांत आया। क्रम का मतलब होता है रैंक करना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यहां पर हम नंबर में नहीं बता सकते, यहां पर ऑर्डिनल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब रैंक कर सकते हैं कि हमको ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो कि हमारे पास एक है आम, गर्मियों के दिन आ गए हैं तो एक हमारे पास है आम का ऑप्शन और दूसरा है केला, तो दोनों में से हमें संतुष्टि किसमें ज्यादा मिल रही है? हर व्यक्ति की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, अलग अलग चॉइस होता है। कोई कहेगा हमको आम बहुत अच्छा लगता है, कोई कहेगा नहीं हमको केला बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही यहां पर रैंक कर सकते हैं कि आपको ज्यादा बढ़िया कौन सा लगा। आपको जो ज्यादा बढ़िया लगा इसका मतलब उससे ज्यादा संतुष्टि मिला। लेकिन यहां नंबर में नहीं बता सकते कि आम से कितनी यूटिल संतुष्टि और केले से कितनी यूटिल संतुष्टि, नहीं बता सकते नंबर में, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमको ये वाला ज्यादा बढ़िया लगा है समझ गए? तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और ये अप्रोच दिया हुआ है दो लोगों ने, एक का नाम है RGD एलन। क्या नाम है? RGD एलन नाम है। और इसी में दूसरा एक और नाम है JR हिक्स। क्या नाम है? JR हिक्स नाम है इनका, ध्यान रखना है। ये दो लोगों ने इस कंसेप्ट को दिया जिसका नाम है क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब आपको समझ में आ गया है? क्रमवाचक का मतलब आप लोग को समझ में आ गया है? जल्दी से एक बार बताइए जरा, क्या ये बातें क्लियर हैं सबको? क्रमवाचक का मतलब यहां पर दिया ये थ्योरी किन्होंने? RGD एलन और JR हिक्स ने। इन्होंने बोला कि हम तुलना करके बता तो सकते हैं कि किससे कितनी संतुष्टि, नंबर में तो नहीं बता सकते, ज्यादा मजा किससे आया, अच्छा संतुष्टि किससे लगा, वो हम बता सकते हैं। तो ये RGD एलन और हिक्स का थ्योरी है। और जो गणनावाचक है ये अल्फ्रेड मार्शल का थ्योरी है। यहां से आपको MCQ पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। यहां से आपको MCQ कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको वो डायरेक्ट MCQs ही करवा देता हूं, वैसा ही उस टाइप के MCQs हमने यहां पर रखे हुए हैं। आपसे मैं सवाल कर लेता हूं, लो जी ये सवाल है आपके लिए। मान लो हमने आपसे ये सवाल कर लिया है यहां पर, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हो? देखो, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण या गणनावाचक सिद्धांत किसने पेश किया है? हु प्रेजेंटेड द कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, संख्या में उपयोगिता को मापने की बात किसने कही है? जल्दी से चैट में बताइए आप लोग, एक एक करके जल्दी से जवाब दीजिए, बात के रूप में बता सकते। तो बस जैसा बात किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल। उपयोगिता को बता सकते हैं, संख्या में किसने मापने की बात करी? गणनावाचक, गणना मतलब गिनती जिसको कर सकते हैं, उपयोगिता को बता सकते हैं कि 10 यूटिल मिला कि 20 यूटिल मिला कि 50 यूटिल मिला, हम संख्या के रूप में बता सकते हैं। ऐसा बात किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल, पीगू, रिकार्डो, JR हिक्स, एलन, किसने बोला था भाई? ऑप्शन पहला सही होगा। सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन पहला सही होगा। इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया हुआ है। तो बस जैसे मैंने यहां पर सवाल किया ना, ये हूबहू सवाल आपके पेपर में भी आएगा, ये हूबहू सवाल आपके पेपर में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल इसका पूरा थ्योरी अगर कहीं आ जाता है 2 नंबर में तो आप कैसे लिख पाओगे, है ना? तो कैसे लिखोगे? तो जरा ध्यान दीजिए, इनके बारे में कैसे एक्सप्लेन करना है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक
प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। किसने इस कंसेप्ट को लाया? अल्फ्रेड मार्शल ने। कब लाया? 1890 वाली किताब में। कौन सी किताब? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण या फिर सिद्धांत के अनुसार उपयोगिता का संख्या में मापना पॉसिबल है। तो वही बात लिखना है कि उपयोगिता की माप जो वो संख्या में किया जा सकता है। वही लिखा है, उपयोगिता का संख्या के रूप में मापना एवं उनकी तुलना करना संभव है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिया हमने, ध्यान रखोगे। बाकी तो जो ग्रीन ग्रीन लाइन लिखी हुई है वो आपके इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पर लाइनें हटा रहा हूं बाकी, ताकि आपको एक फोकस मिल जाए। ठीक है जी, आपको एक फोकस मिल गया यहां पर कि कहां से हमें ध्यान रखनी है कौन सी बात। बाकी तो लाइन ग्रीन है तो वहां से एमसीक्यू पूछा जाएगा। अब यहां पर इस सिद्धांत के अनुसार पता चल गया कि उपयोगिता को संख्या में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। जैसे कि एक रोटी हमने खाया तो मान लो 10 यूटिल मिला, दूसरी रोटी से 8 यूटिल संतुष्टि मिला, तो पहला रोटी से संतुष्टि ज्यादा मिला है और दूसरी रोटी से संतुष्टि कम मिला। यहां तुलना भी हो गया और हम चाहें तो आपस में दोनों से मिलने वाली संतुष्टि को जोड़ भी सकते हैं। तो पता चल गया कि 2 रोटियां खाने के बाद हमें टोटल 18 यूटिल संतुष्टि प्राप्त हुआ है। तो यूटिलिटी को यहां पर जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है जी, तो लिखेंगे क्या कि द कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज जो पब्लिश्ड हुआ था 1890 में, 1890 में पब्लिश हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। according to cardinal theory of utility it is possible to measure and compare utility numerically। कैसे माप सकते हैं? संख्या के रूप में माप सकते हैं, नंबर में बता सकते हैं। according to this theory utility can be added or subtracted numerically, कि हम यूटिलिटी को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और ऐसा पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर जो है वो यहां पर यूटिलिटी को जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल भी हमने पेश कर देना है। अगर उदाहरण पूछता है आपसे तब दे दीजिएगा, नहीं भी पूछता है तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल देकर के भी आप समझा सकते हैं कि किसी उपभोक्ता को मान लो आइसक्रीम पसंद है और आइसक्रीम की वो पहली इकाई खाया तो उसको 40 यूटिल संतुष्टि प्राप्त हो गया, और वहीं आइसक्रीम की जब दूसरी इकाई खाता है तो उसको 30 यूटिल मिल रहा है। तो पहले से कितना मिला था? 40 यूटिल, और दूसरे से मिला 30 यूटिल, तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी उसका हो गया 70 यूटिल। तो यूटिलिटी को जोड़ा गया आसानी से। क्यों जोड़ा यहां पर? चूंकि दोनों बार वो आइसक्रीम खा रहा था। ठीक है जी, नहीं खा रही थी इधर तुम्हारा ध्यान है। तो यूटिलिटी यहां पर 40 मिला पहली आइसक्रीम से और 30 मिला है दूसरी आइसक्रीम से, तो दोनों को जोड़ने से मिल गया 70 यूटिल सेटिस्फैक्शन। यहां पर जोड़ा और घटाया इसलिए जा सका क्योंकि बार बार दोनों बार आइसक्रीम ही खाया जा रहा है और बार बार कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली है। सो इफ अ कंज्यूमर गेट 40 यूटिल्स of satisfaction from consuming of the first unit of ice cream and 30 utils from consuming the second unit of ice cream, then total utility derived from ice cream will be 70 utils। पहली से 40, दूसरे से 30, दोनों को जोड़ दिया तो 70 यूटिल्स हमें हासिल हो चुका है सेटिस्फैक्शन। बार बार यहां पर आइसक्रीम खाया गया है, इसलिए आइसक्रीम से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है जी, चलो अगर तुम्हारे यहां पर कोई डाउट है ऐसे रिलेटेड, तब यहां पर तुम्हारे डाउट हम चेक कर सकते हैं कि जो पढ़ने आए हो उसको पढ़िए, जो पीछे छूट गया वो छूट गया समझो, वो बाद में कवर होगा तुम्हारा। अभी से तुम देखना चाहते हो तो देख लेना। अब जे.आर. हिक्स और आर.जे.डी. एलन की बातें करते हैं। इन्होंने क्रमवाचक सिद्धांत दिया है। यहां पर हिक्स और एलन का मानना है कि हम किसी से जब कोई वस्तु उपयोग करते हैं तो उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा हम ये ऑर्डिनल में बता सकते हैं, मतलब नंबर नहीं दे सकते, रैंक कर सकते हैं कि ज्यादा बढ़िया कौन लगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो उपयोगिता को संख्या में मापा नहीं जा सकता है, बल्कि विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग संयोजनों, संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, संयोजनों का मतलब है कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी में बोले तो
कॉम्बिनेशन, ये क्या हुआ, हाँ जी कॉम्बिनेशन, या फिर प्रेफरेंस के अनुसार हम बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बढ़िया लगा, उसको रैंक 1 पर रखेंगे। जैसे तुम्हें आम ज्यादा बढ़िया लग रहा है या केला या फिर सेब, तो मान लो किसी ने बोला सर आम ज्यादा बढ़िया लगता है, तो देखो आम से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, इसलिए ऐसे दिखा दिए। फिर उसके बाद कौन सा खाओगे, कह रहे सर केला खाऊंगा उसके बाद, तो ठीक है केले की तरफ ज्यादा यहां पर दिखा दिया कि केले के आम जो वो सबसे ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, केला उससे कम संतुष्टि दे रहा है, और सबसे कम संतुष्टि सेब दे रहा है। समझ आया? तो इसलिए पहले मैंगो रखा, फिर बनाना, फिर एप्पल। क्लियर है? यहां पर तो इस ओरिजिनल अप्रोच को दिया है दो लोगों ने, इनका नाम है जे.आर. हिग्स और आर.जे.डी. एलन, इन्होंने डेवलप किया था। तो इस थ्योरी को बोला गया है ओरिजिनल यूटिलिटी थ्योरी। हिग्स और एलन बिलीव करते हैं इस बात पर कि यूटिलिटी कुड बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नहीं ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, ये थ्योरी कहता है कि कंज्यूमर मेजर यूटिलिटी नॉट इन नंबर्स, कि हम संख्या में नहीं माप सकते, बट कह रहा है बाय रैंकिंग कॉम्बिनेशन, कह रहा है कि हम रैंक कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बढ़िया और कौन सा बढ़िया नहीं लगा, रैंक कर सकते हैं, है ना। तो ये यहां पर बात कहा है ऑर्डिनल मेजर्स के अंदर। अब मैंने जैसे कि आपसे सवाल किया कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे। डिमिनिशिंग टर्म का मतलब यहां पर है डिक्रीजिंग, ध्यान रखना है। और यह सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है, यहां पर देखो कैसे लिखा, ह्रासमान उपयोगिता नियम। ह्रास का मतलब क्या होता है, जो यहां पर ह्रास शब्द दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है कमी। ह्रास का मतलब क्या है, कमी। इसको अंग्रेजी में डिमिनिशिंग बोला गया। क्या बोला गया, डिमिनिशिंग बोला गया। और डिमिनिशिंग को आप बोलेंगे डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर है ना। तो ह्रास मान मतलब ह्रास किसका मान हो रहा है, सीमांत उपयोगिता का जो मान है वो ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब कमी हो रहा है, लगातार घटते जा रहा है, तो वही बोला है ह्रासमान उपयोगिता नियम। अब देखिए कोई भी नियम इकोनॉमिक्स में जो आता है, ये चूंकि पहला नियम आया है, अभी बहुत सारे नियम आएंगे आगे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में जितने भी नियम आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। तो कहता है क्या कि कोई भी नियम हो इकोनॉमिक्स में, उसको हल करने के तरीके या स्टेप क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होगा। तो किसी भी नियम या सिद्धांत वाले प्रश्न को, किसी भी नियम या सिद्धांत वाले प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर टू सॉल्व एनी, यहां पर होगा लॉ, प्रोसीजर टू सॉल्व एनी लॉ और थ्योरी। क्वेश्चन किस प्रकार से हल करोगे आप, इसके स्टेप होते भैया, पहले आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए, फिर एजम्पशंस या कंडीशंस लिखने चाहिए, उसके बाद टेबल एंड डायग्राम, और फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। तो ये टोटल कितने पार्ट में बट गया, टोटल कितने पार्ट हो गए, पहला आ गया डेफिनेशन, दूसरा एजम्पशंस, तीसरा टेबल एंड डायग्राम और चौथा एक्सप्लेनेशन। 4 पार्ट में कंप्लीट जो है थ्योरी आ जाती है। 4 पार्ट हैं। पहला डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है, इसको आप स्टेटमेंट या कथन भी कह सकते हैं। फिर एजम्पशंस आपको 4 या 5 पॉइंट से कम नहीं लिखना है, कम से कम तो 5 पॉइंट आपको लिखना ही चाहिए। कम से कम कितना, 5 पॉइंट आपको एजम्पशंस लिखने ही चाहिए, इसके अंदर 5 पॉइंट मिनिमम जो है, कितने पॉइंट, 5 पॉइंट लिखने ही चाहिए। कितने पॉइंट, 5 पॉइंट्स आपको जरूर लिखना चाहिए मान्यता के अंदर। ठीक है जी। फिर आते हैं टेबल एंड डायग्राम पर। तो टेबल रटना नहीं है, डायग्राम रटना नहीं है, कंसेप्ट के बेसिस पर चलेगा, दिखाऊंगा कैसे। और फिर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल उसी आधार पर जिस आधार पर आपने टेबल और डायग्राम लिया है, मतलब टेबल और डायग्राम को डिटेल में बताना एक्सप्लेनेशन कहलाता है, व्याख्या कहलाता है। आइए जरा ध्यान से देखें। इंग्लिश की क्लास में बार बार कह रहे हो गए थे, रोशनी देखो क्या लिख रही है। तो भैया आप लोगों की सलाह पर हमने यहां पर रखा है सीमांत उपयोगिता को। जो बच्चे पिछली क्लास में बार बार कह रहे थे सर हम सीमांत उपयोगिता को समझ नहीं पाते, ऐसा क्या हुआ है, तो देखो ऐसा यह हुआ है कि तुम्हारे पास हमने बोला कि भाई साहब ये लो तुम्हारे लिए हमने बना दिया पहली समोसा, है ना, पहला समोसा हमने तुम्हें को दे दिया है। ये समोसा तुमको जैसे ही दिया हमने, तुमने बोला कि भाई साहब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है 50 यूटिल,
कितना मिला है? 50 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला। हमने कहा एक काम करो, पहला जो समोसा खाया था तुमने, पहला समोसा खाया था, इससे कितना संतुष्टि मिला था? 50। पहले समोसे से खा करके संतुष्टि कितना मिला था? 50। हमने कहा क्या, एक और समोसा खा लो तो इससे भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिल जाएगा, इससे भी कुछ ना कुछ संतुष्टि मिल जाएगा। तो इस बार संतुष्टि यहां पर हो चुका है 30। कितना हो चुका है? 30। तो यहां ध्यान देना, जब तुम केवल और केवल एक समोसा खा रहे थे तब तुम्हारा संतुष्टि 50 यूटिल है, और जब टोटल 2 समोसा तुमने खा लिया तब तुम्हारी यूटिलिटी कितनी हो चुकी है यहां पर? तो दोनों को जोड़ दीजिए, हो चुका है 80 यूटिल। कितना हो गया है? 80। ठीक है जी, मतलब मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, यहां पर जोड़ करके बता रहा हूं कि 80 यूटिल हो चुका है। कितना हो गया है? 80 यूटिल। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब केवल यहां पर एक समोसा आपने खाया था तब यूटिलिटी कितनी है? 50, और जब 2 समोसा खा लिया तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया है? 80। तो पहले का टोटल यूटिलिटी 50 है, और अब एक एक्स्ट्रा समोसा खाने के बाद तुम्हारा टोटल सेटिस्फेक्शन हो चुका है 80। तो 80 और 50 के बीच में गैप कितने का आया? 30 का। किसकी वजह से? एक्स्ट्रा समोसा खाने की वजह से, क्योंकि वही वाला पहला समोसा है यहां पर रखा हुआ, वही जो यहां पर संतुष्टि दिखा रहा था वो यहां पर है। तो एक्स्ट्रा खाए तो एक्स्ट्रा संतुष्टि भी तो मिला है 30। तो वही कह रहा है कि एक्स्ट्रा समोसे खाने से एक्स्ट्रा जो सेटिस्फेक्शन मिला है, इसी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखो कैसे, इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका है कि मार्जिनल यूटिलिटी लिखिएगा डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, यही होता है। यहां पर डेल्टा टी यू कितना निकलेगा? तो पहले वाला टी यू ये है, एक अकेला समोसा खा करके, और 2 समोसा खा करके टोटल सेटिस्फेक्शन यहां पर है। समझ आया? तो इसमें 80 में से 50 को घटा दीजिए, क्योंकि ये अकेले समोसे से मिल रहा था 50 यूटिल संतुष्टि, और ये 2 समोसा खा करके मिल रहा है तुम्हें 80 यूटिल संतुष्टि। तो 80 यूटिल जो संतुष्टि मिला था और पहले का जो संतुष्टि था 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 30 आएगा। वो 30 आप यहां पर लिख दो। और जो आपने क्वांटिटी में चेंज किया था, पहले एक ही समोसा खा रहे थे, अब एक एक्स्ट्रा समोसा खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना बढ़ाया? 1, वही आप 1 नीचे लिख दो। तो यहां पर दोनों का रेशियो लेकर के कितना आया? 30 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन आ गया। समझ आ रहे? समझ आ रही ये चीजें? बताइए जरा ध्यान से, क्या ये बातें क्लियर हैं? एमयू निकालने का तरीका एक और हमने समझाया था आपको, कि इसमें लिखेंगे आप टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। इसमें एक बच्चे का नाम है टुन टुन माइनस 1 करके, है ना, एक बच्चे का नाम है टुन टुन माइनस 1। देखो टुन टुन माइनस 1 करके, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप कि इसका फॉर्मूला टी यू एन माइनस वन होता है। ठीक है जी। अब इसमें भी कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। कैसे? मैं इसको भी दिखा दूं क्या? यहां पर कैलकुलेशन करने का तरीका भी सेम होता है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो हमने अब तक कितना समोसे खाए हैं? 2, टोटल 2 समोसा खाए हैं, उससे संतुष्टि कितना मिला है? 80। तो यहां पर लिख दीजिए n के जगह पर 2 है, इसका मतलब समझ लो। तो n के जगह पर अगर 2 समझेंगे तो मान लीजिए 2 है यहां पर, तो 2 यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितना है? 2 समोसे खा करके टोटल यूटिलिटी 80 है। तो टी यू एन के जगह पर हमने रख दिया 80, और अगर n के जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 मतलब 1। तो 1 समोसा खा करके टोटल यूटिलिटी कितना मिला था? 1 समोसे खा करके 50 मिला था। तो इसके जगह पर आप लिख देंगे 50। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहां पर भी निकल गया है 30। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बेहतर हैं, और यहां से आपके जो वो सवाल आते हैं भैया। मैं आपको और भी क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब हम लोग नियम के ऊपर में चलते हैं। यहां से आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। अब बताओ, जिनको नहीं पकड़ाया था क्वेश्चन कल की क्लास में, क्या अब समझ में आ गया है? अब समझ में आ गया है? यूनिट, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। अब जरा यहां पर रीड करते हैं कक करके। कह रहे हैं क्या? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो जाता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
कह रहा है कि द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया, क्योंकि पहले तो टोटल यूटिलिटी मात्र 50 था, अब टोटल यूटिलिटी 80 हो जा रहा है, तो कितने का चेंज आया, 30 का चेंज आया ना। वही कह रहे हैं कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट, कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा जैसे ही हमने कंजम्पशन किया ऑफ अ कमोडिटी की, एक वस्तु का हमने जैसे ही एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन किया तो टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया, वही है मार्जिनल यूटिलिटी। वही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या यहां से रिलेटेड किसी के बात है क्या सर? सेकेंड, तो जैसे कि एक क्वेश्चन कि इसको खाने से इतना संतुष्टि मिला, इसको खाने से इतना, तब जाकर के दोनों जोड़ोगे लास्ट में। चलिए, ऐसा क्यों? क्योंकि एक समोसा का अलग ही, एंड हम तो 2 समोसा खा रहे हैं, तो यूटिलिटी को उसमें तो जोड़ रहे हैं। भाई अलग अलग रखोगे ना पहले, कि इसको खाने से इतना संतुष्टि मिला, इसको खाने से इतना, तब जाकर के दोनों जोड़ोगे लास्ट में। चलिए अब आइए यहां पर जैसे कि एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं, रिया को नहीं समझ में आया इसलिए, कि यदि किसी वस्तु की 2 इकाई तुमने खा लिया, मान लो 2 रसगुल्ले हैं तुमने खा लिए, तो उसको उपभोग किया जाता है, तो तुम्हें संतुष्टि कुल मिलाकर के मिला है 22 यूटिल। तो देखिए उपभोग की इकाई को हम कैसे लिख रहे हैं, क्यू से यहां पर। तो ये तुमने खाया था 2, और टोटल यूटिलिटी कितना मिल गया था तुम्हें, कुल उपयोगिता मिल गया था 22। अब कह रहे हैं क्या, केवल 1 इकाई उपभोग करने से उसकी कुल उपयोगिता जो है कितनी है, 10 है। 1 इकाई उपभोग करने से, यानी कि जब केवल 1 खाता है तब उसका सेटिस्फेक्शन कितना है, 10। तो चेंज कितना हुआ है यहां पर दोनों को निकालिए, ये निकल जाएगा mu। यहां पर mu कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। तो सबसे पहले डेल्टा TU निकालो, दोनों के बीच में चेंज कितने का नजर आ रहा है, 22 और 10 में कितने का अंतर है, 12 का। और यहां पर 2 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 1, वो लिख दो नीचे। तो 12 को 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। तो देखा मार्जिनल यूटिलिटी कितना निकल गया है, मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर 12 निकल गया। यहां पर सही जवाब हो जाएगा 12 यूटिल, आपके आंसर हो जाएंगे। वही कह रहा था कि 2 यूनिट के कंजम्पशन करने से कंज्यूमर को टोटल यूटिलिटी 22 मिल रहा था, और अगर वो 1 यूनिट कंजम्पशन करता है, 1 यूनिट कंजम्पशन करता है, तो उसकी यूटिलिटी 10 थी। तो व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आ गया है सबको? हाँ जी, बढ़िया। ऐसे ऐसे आपको कारनामे करने पड़ेंगे। इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो हमने कल की क्लास में बताया था, शायद आज आप लोग 100% इसमें लगा दो आंसर। कैलकुलेट कैसे किया जाता है मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता की गणना कैसे की जाती है, यह आपसे सवाल किया हुआ है। TU अपॉन डेल्टा Q, या फिर डेल्टा MU अपॉन डेल्टा Q, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा TU, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा MU। तो हमारे पहले ऑप्शन सही है। कल के क्वेश्चन ये करवाया था आपको मैंने, कल ही का क्वेश्चन है ये अपना। कल सेम क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने। अभी भी 80% बच्चे ही मात्र देख रहे हैं इस चीज को, बाकी 20% जो है पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, कहीं और ध्यान है आपका। आ जाओ भाई, मेन थ्योरी पर आते हैं, मेन थ्योरी पर आते हैं। उससे पहले मैं यहां पर कुछ बता दूं आपको। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं भैया, उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, किस चीज की क्लास है वो भी नहीं पता चल रहा उनको। सब्जेक्ट कौन सा है बताना जरा चैट में लिखो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। यहां पर देखिएगा, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन को हम क्यू से लिख रहे हैं, जो हमारा, एक सेकंड रुकना, ठीक है जी। हाँ, सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है चैट में लिखना एक बार, इकोनॉमिक्स चलो, तो यहां पर भला है भाई, आप लोगों ने अच्छे जवाब दे दिए। यहां पर MU ले रहे हैं और यहां पर TU ले रहे हैं। ध्यान से देखना, कल की क्लास का एकदम पकड़ आ जाएगा अच्छे से। भाई कोई भी चीज खाते जाओ तो धीरे धीरे बोर होते चले जाते हैं ना। मम्मी अगर रोज 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 दाल चावल दाल चावल दाल चावल खिलाए जाए, कैसा लगेगा तुमको? एक समय बाद तुम बोर हो जाओगे खुद। तो मम्मी कुछ तो बदलाव कर दो,
बार बार रोज रोज दाल चावल खिलाए जा रही हो। चलो कोई बदलाव मत करना, नमक दे दो दाल में नमक ही ज्यादा कर दो कुछ तो स्वाद में बदलाव आएगा। तो इंसान ना हर बार लगातार एक ही चीज अगर खाता चले जाए जीवन में तो बोर हो जाता है, ऊब जाता है, इसीलिए वैरायटी चाहता है अपने जीवन में। तो यहां रियली ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है हमारे जीवन पे, हर वस्तुओं पर ये लागू हो जाता है सामान्य तौर पर देखा जाए। हाँ, कुछ वस्तुएं हैं जिसमें लागू नहीं होता, जिसकी चर्चा आगे करेंगे, और डीपीपी में अच्छे से सेट करके दे दिया है ठीक है, वो आपके काम की नहीं थी, लेकिन डीपीपी के अंदर अपडेट कर दिया है लाइफ में चेंज तो चाहिए ना सर, बात बिल्कुल सही है। तो रोज रोज अगर आप सेम तरह की चीजों को खाते जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। अच्छा, कोई इसमें है क्या कोई इसमें ऐसा बच्चा है क्या कि जो कहता हो कि सर हमने ना, मतलब आप कुछ भी खिला दो मैं खाते रहूंगा अपनी पसंद की चीज, सर गोलगप्पे खिला दो, है ना, मैं कभी परेशान नहीं रहूंगा। तो मान लीजिए आपको बार बार हमने गोलगप्पे खिला दिए एक के बाद एक, अभी शादी पार्टी चल रहा है इधर उधर आपको एक के बाद एक गोलगप्पे खिला दिए गए, कुछ समय बाद कहोगे नहीं भैया हो गया, अब छोड़ दो, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं हो गया हो गया तो निश्चित है भाई, मतलब एक समय बाद ऐसा समय जरूर आता है जब आप खुद रोक दोगे, मना कर दोगे कि अब नहीं चाहिए हमको, अब कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। यहां पर भी कह रहा है कि जब पहली बार आप खा रहे हो तो आपको संतुष्टि ज्यादा मिलता है, मतलब मजा ज्यादा आया। यहां पर कुछ भी आप अमाउंट रख सकते हैं, जो मर्जी, जो नंबर आप रख दोगे शुरुआत में अपने मर्जी से रख देना। बताओ कितना रखूं, आप ही लोग बताओ। टेबल को रटना नहीं होता, टेबल को रटना नहीं होता, आप ही लोग बताओ यहां पर मैं कितना वैल्यू रख दूं शुरुआत में। क्योंकि पहला जब इकाई खाते हैं ना हम लोग, बहुत दिनों बाद आपको जो वो खाने का मौका मिला मान लो या फिर आपकी मन बहुत ज्यादा हो रहा था कि आज गोलगप्पे खाए जाएं, आज मोमोज खाए जाएं, आज आइसक्रीम खाया जाए, कितना नंबर लिख दूं, 50? नहीं नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लिखना है विशाल बड़ा लिख करके क्या ही करोगे। मान लो यहां पर एक हमने अमाउंट कुछ भी लिख दिया। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें क्या करने, ध्यान से देखना। जैसे ही हम दूसरी बार भी खाएंगे, ये फर्स्ट खाया था हमने, अब सेकेंड टाइम खा रहे हैं, वही सेम, बदलाव मत करना, बदलना नहीं है। एक गोलगप्पे दिया आपके मुंह में है, जैसे खत्म हुआ हमने दूसरे गोलगप्पे आपको थमा दिया, लो भाई साहब, गोलगप्पे वाले ऐसे ही करते हैं, सेकेंड दे दिया आपको। तो सेकेंड से भी कुछ ना कुछ संतुष्टि तो मिलेगा, लेकिन पहला वाला आपको ज्यादा मजा देगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि आपकी लालसा, आपकी इच्छा उस वस्तु के प्रति ज्यादा तेज था। भैया गोलगप्पे दे दो मुझे जल्दी से, बढ़िया बनाना, खट्टे पाटी मिला करके। तो यहां पर आपको जो है सेटिस्फेक्शन 50 यूटिल्स मिल गया है। दूसरी बार आपको जैसे मिला गोलगप्पा, तो आपको सेटिस्फेक्शन पहले की तुलना में थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले गोलगप्पे से आपको ज्यादा मजा इसलिए लगा क्योंकि वो इच्छा ज्यादा तेज थी पहला खाने का पहले गोलगप्पे खाने का एक्साइटमेंट ज्यादा था, इसलिए सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला। ठीक है जी, जनरली यहां पर ऐसा हो रहा है। थर्ड बार आपने फिर से खा लिया, फिर से सेटिस्फेक्शन कुछ ना कुछ घट गया, मतलब सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है तीसरे से, लेकिन पहला और दूसरा की तुलना में और कम मिला, क्योंकि पेट भी भरते जा रहा है अब धीरे धीरे। चौथी बार आपने फिर से खा लिया और यहां पर सेटिस्फेक्शन मान लो 20 हो गया, यानी कि कम हो गया फिर से। पांचवी बार फिर से खा लिया, यहां पर सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। छठी बार खाया, फिर से सेटिस्फेक्शन कम हो गया। अगली बार खाया, हो सकता है यहां पर 0 भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और सातवीं बार भी आपने, अब तुम भैया को मना कर दिए, भैया नहीं चाहिए, हो गया हो गया हो गया, पेट भर गया अब यहां पर तुम्हारा मन जो है खाने का नहीं होने लगा, लेकिन जबरदस्ती तुम्हें एक अगर खिला दिया जाए, है ना, तब यहां पर तुम्हारी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ माइनस में तुम्हें दिखेगा। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां पर क्या करना है, शुरुआत में जो सेटिस्फेक्शन रखेंगे उसकी तुलना में बार बार इसको घटाते चले जाना है, सिर्फ लगातार कम करते जाना है, कभी बीच में बढ़ा मत देना। क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी मान्यता यह है
जो मैं आगे लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगा। यहां पर क्या क्या मान्यताएं मैं आगे डिस्कस करूंगा, उससे पहले समझ लेना कि पहले जो अमाउंट रखोगे उसके लगातार लगातार घटाते जाओगे घटाते जाओगे घटाते जाओगे, कुछ भी हो घटते ही जाएगा वो, समझ गए। तो इसका जो है वो यहां पर कोई बच्चा कहेगा सर मान लो कि हमने MU शुरुआत में रख दिया 70, फिर रख दिया 30, फिर रख देंगे 10, फिर 5 माइनस, सॉरी यहां पर एक बार हम 0 भी कर देते हैं, उसके बाद माइनस दिखाते हैं। तो माइनस में कुछ ना कुछ दिखा दिया, यहां पर भी माइनस में कुछ ना कुछ दिखा दिया। क्या सर ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि यहां तो दोनों 70 और 30 के बीच में यहां पर गैप आ रहा है कितने का, 40 का। अगली बार गैप आ रहा है मात्र 20 का, अगली बार गैप आया 5 का, सॉरी अगली बार गैप आ रहा है फिर 5 का, अगली बार गैप आया 2 का। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ ऐसा भी कर सकते हो, रटना नहीं है, ये अपने हिसाब से है। क्योंकि लगातार सिर्फ कम होना जरूरी है, लगातार सिर्फ क्या होना चाहिए, कम। वैसे तो हमने किया है, लगातार कम किया है, लेकिन एक जबरदस्त बात आपको बताएं, एग्जाम में डायग्राम जल्दी 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 बनाना होता है, ठीक है जी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना गैप हमने 50 से 40 का रखा है, 10 का गैप है ना दोनों के बीच में, वैसा ही गैप अगली बार भी ले लिया, वैसा ही गैप अगली बार भी ले लिया, वैसा ही गैप अगली बार भी, वैसा ही गैप अगली बार, वैसा ही गैप अगली बार भी। ऐसे करने से डायग्राम जल्दी बन पाएगा एग्जाम में, समझ पाए। मतलब तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर पहले हम MU रख देते हैं मान लो 5, फिर कर देते हैं 4 3 2 1 0 -1, कर सकते हैं क्या? हाँ कर दो ना, लगातार तो घटते जा रहा है, ये भी सीमांत ह्रास नियम है। सर हमारा मन कर रहा है कि पहले 10 रखें फिर 5 रखें, फिर 0 कर दें, फिर -5 -10 कर दें, कर दो ना, कौन रोक रहा है, ठीक है। किसी का मन करेगा नहीं सर मुझे लिखने का मन कर रहा है 100, फिर लिख देते हैं 80, फिर लिख देते हैं यहाँ पर 70, फिर लिख देते हैं सीधा 5। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर दो, कहीं 0 कर देते हैं, कहीं -10 कर दिए, तो यहां ऐसा भी रख सकते हो। लेकिन एग्जाम में चूंकि जल्दी डायग्राम प्लॉट करना होता है, तो आप क्या करेंगे, सबके बीच में गैप सेम टू सेम लेकर के चलेंगे। जैसे सबके बीच का गैप यहां पर देखो 10 का अंतर है, 40 से 30 के बीच में भी 10 का अंतर है, 30 से 20 का अंतर भी 10 का है, यहां 20 और 10 के बीच में भी अंतर 10 का ही है, 10 और 0 के बीच में अंतर 10 का है, 0 और -10 के बीच में भी अंतर 10 का है। तो जल्दी यहां पर डायग्राम बनाने के लिए हम लोग समान अंतर से घटाते चले जाते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? शुरुआत में अगर 50 है तो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, बिल्कुल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ये। तो यहां पर अब देखेंगे टीयू कैसे निकालते हैं। शुरुआत में अगर 50 है तो 50 लिख दो। अब नेक्स्ट टाइम देखो ये वाला 50 और ये 40 दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि पहला से मिला था 50 और दूसरा से 40, तो दोनों जोड़ रहे हैं, मतलब यहां और यहां जोड़ दीजिए या फिर यहां जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो हमने 50 और 40 को जोड़ दिया, कितना हो गया 90, ठीक है जी। तो यहां से यहां तक जोड़ चुका है, ये 90 हो चुका है। अब तीसरी से भी कुछ ना कुछ मिला है, तो तीनों को जोड़िए या फिर सीधा यहां से लेकर के 30 को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तभी तो 90 है। तो या तो तीनों जोड़ो या फिर ये 90 को 30 से जोड़ दो, समझ पा रहे हो। अब 120 को हमने 20 से जोड़ दिया, या फिर यहां से यहां तक का जोड़ दो, एक ही बात है। ये 120 से इसको जोड़ो या फिर पूरे के पूरे यहां तक जोड़ दो, एक ही निकलेगा। तो 120 में से 20 जोड़ दिया तो यहां पर आ गया है 140। 140 को 10 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। 150 में से 0 को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 150 ही रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा यहीं तक पहुंचा, इससे ज्यादा और कोई नहीं है। उसके बाद -10 हो गया, तो 150 में से 10 घटक जाएगा तो वापस 140 पर आ जाएंगे। क्या ये बातें सभी को समझ आ गया है? बताइए जरा, बताइए जल्दी से बताइए, सभी को बताइए यहां पर समझ आ गया है। अब आपको यहां पर जिन बच्चों को समझ नहीं आया कि सर रिलेशन कैसा आपने बताया था पिछले क्लास में, ठीक है, टॉपिक तो हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखें जरा, हमारा जो MU है वो भी y एक्सिस पर और TU जो है वो भी y एक्सिस पर ही रहेगा, और जो कंजम्पशन यूनिट है वो x एक्सिस पर रहेगा, ठीक है, वो x एक्सिस पर है। मेजरमेंट कर लेते हैं, पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कुछ भी फिट कर दिया हमने। जो गैप अपने 0 से रखा है 1, 1 से 2, 2 से 3, वही गैप आप लेकर के इधर भी चलिए। तो कितने के अंतराल से लें कि 150 तक भी हमारा कवर हो जाए?
और 10 भी हमारा कवर हो जाए। बताइए, सबसे छोटा 10 है और सबसे बड़ा 150 है, कितने के अंतराल से रखें कि सारा हो जाएगा हमारा सेट बहुत बढ़िया से? बताओ कितने के अंतराल से रख दें? क्या हम 20 के अंतराल से रख सकते हैं क्या? 20 के अंतराल से रख सकते हैं क्या? 20 यहां कर दिया, 40, अगली बार हमारा हो चुका है 60, ये हो गया 80, यहां पर हो रहा है 100, अगला हो गया 120, यहां पर हो रहा है 140 और नेक्स्ट हो रहा है 160। क्या ये बात समझ आ गया सबको? अब देखें जरा कि पहली इकाई से कितना सेटिस्फेक्शन मिला था? 50 यूटिल। तो पहले से जो है मिला था 50 यूटिल संतुष्टि। 50 यहां पर होगा, 40 और 60 के बीच में, तो पहली इकाई से जो है 50 यूटिल संतुष्टि, पहली इकाई से 50 यूटिल संतुष्टि। दूसरे से मिला था 40, दूसरी इकाई से 40 यूटिल सेटिस्फेक्शन, दूसरी इकाई ये है, 40 ये है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखो, तीसरी इकाई से 30 है, तीसरी इकाई से 30 यूटिल संतुष्टि यहां पर होगा, 20 और 40 के बीचों बीच में, तो यहां तीसरी इकाई से 30 यूटिल सेटिस्फेक्शन यहां पर ऐसे मिला लो, यहां पर ऐसे मिलाकर देख लो, ठीक है। चौथी इकाई से 20 मिला था, चौथी इकाई से 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है। पांचवी इकाई से 10 यहां पर होगा, 0 और 20 के बीचों बीच में, पांचवी इकाई पर 10 हो गया। छठी इकाई पर देखिए जरा, 0 है, छठी इकाई यहां पर है, 0 यूटिलिटी दिख रहा है, छठी इकाई पर 0। सातवीं इकाई पर देखिएगा तो माइनस में 10 है, तो माइनस में यहां पर हम लोग पहले 20 तो इंडिकेट कर दें, क्योंकि 20-20 के अंतराल से सजाए हुए थे ये पूरा, तो माइनस में 10 यहां पर होगा, है ना, 0 और -20 के बीच में -10 होगा, तो -10 ले जाते हैं 7 में यहां पर, कि सातवीं इकाई पर -10, ठीक है, सातवीं इकाई पर -10। तो ये जो आपका लाइन बन रहा है ना इस प्रकार से नीचे जाते हुए, ये कैसे भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सीधा ही जाए, ये अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे भी जा रहा है तो नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये लाइन बिल्कुल ऐसे जा रहा है, जाने दो इसको। सीधा ये तभी जाएगा जब आपका यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ का गैप सेम टू सेम लिए हुए हो, तभी बिल्कुल सीधा जाएगा, वरना ये लाइन टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, लेकिन जा तो रहा है नीचे की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सीधा जाएगा कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट तब रहेगा जब आपका गैप यहाँ पर सब में गैप 10-10 का रहे, सेम टू सेम, और आपने यहाँ पर मेजरमेंट सही तरीके से किया है, तभी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनना जरूरी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी जाएगा तो नीचे की तरफ जाना जरूरी है इसका, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, पहली इकाई से संतुष्टि कितना था 50, दूसरी इकाई से कितना था 40, तीसरी इकाई से कितना था 30, चौथी इकाई पर कितना सेटिस्फेक्शन था 20, पांचवी इकाई पर कितना था 10, छठी इकाई पर 0, सातवीं इकाई पर -10। तो बार बार क्या आ गया, सेटिस्फेक्शन घटते जा रहा था। यही है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहां से सबको बहुत अच्छे से क्लैरिटी जो मिल चुकी होगी, बहुत डिटेल बात कर दिया ये, तब तो कल भी पढ़ाए थे। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर फर्स्ट पर हमें तो मार्जिनल मिला था 50 और टोटल भी 50 है, तो पहली इकाई पर टोटल की बात करेंगे, इसलिए कलर हमने चेंज कर लिया है, 50 यूटिल दिखा दिया। दूसरा पर हमारा जो है 90 हो चुका है, टोटल यूटिलिटी 90 यूटिल्स यहां पर होगा 80 और 100 के बीचों बीच में। दूसरी इकाई पर 90 यूटिल संतुष्टि दिख रहा है ना, दूसरी इकाई पर 90, इसको चेक करना है TU वाला, तो दूसरी इकाई पर 90 यूटिल संतुष्टि, ठीक है। तीसरी इकाई पर हो चुका है 120, तीसरी इकाई तक 120 हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यहां पर 120 है तीसरी इकाई पर। चौथी इकाई पर 140, चौथी इकाई पर कितना है 140 है चौथी इकाई पर, क्लियर ना। पांचवी इकाई पर है 150, पांचवी इकाई पर 150 कहां होगा, यहां पर होगा, मान लो इसके सामने पांचवी इकाई पर। छठी इकाई पर देखिए जरा 150 है, छठी इकाई पर भी 150 ही रह गया, सेम टू सेम। सातवीं इकाई पर 140, सातवीं इकाई पर 140 इसके सामने, ठीक है जी। तो यहां पर TU वाला जो लाइन है वो इस प्रकार से जाएगा ऊपर की तरफ, शुरुआत में ऐसे ऊपर उठा, ठीक है जी, ऐसे स्मूथली मिलाना ऊपर की तरफ गया और वापस डाउनफॉल हो जाएगा,
ऐसे ऊपर की तरफ उठा और डाउनफॉल हो जाएगा ऐसे। क्या ये बात समझ में आया है? क्या ये वाली बात समझ में आ गया है सभी को? तो यहां पर टीयू आप लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे जो टॉप पोजीशन दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, क्योंकि यहां पर कम हो गया था ना, 140 हमें यहां पर एक दिखाना था, 140 ना इसके सामने, हाँ ठीक है। तो अब देखिए जरा यहां पर कि हमारा जो वैल्यू है पहले था टीयू हमारा पहली इकाई पर 50 था, दूसरी इकाई पर 90 हो गया, तीसरी इकाई पर 120 था, देखो तीसरी इकाई पर 120, चौथी इकाई पर कितना है 140, पांचवी इकाई पर कितना है 160, हाँ जी पांचवी इकाई पर 150 है, पांचवी इकाई पर 100 ये था ना 150, और छठी इकाई पर भी 150, ठीक है, और सातवीं इकाई पर 140, ठीक है जी। तो यहां पर सारा जो है मैच कर चुका है बहुत बढ़िया से। अब हमें देखना यह होगा कि जिस समय यहां मार्जिनल वाला लाइन तो घटते जा रहा था, एमयू यहां पर छठी इकाई पर आकर के यूटिलिटी कितना था 0, तो यहां पर लिख देंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। उसी समय टीयू कहां पर है, तो टीयू देखेंगे सीधा ऊपर ले जाइए इसको खींचते हुए, है ना, तो यहां पर जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये टीयू वाला लाइन के लिए ही तो है, तो यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एच से दे दिया हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां पर टीयू जो है वो आपका मैक्सिमम पर है। मैक्सिमम इसको क्यों बोला गया, मैक्सिमम क्यों बोला गया, मैक्सिमम तो यहां पर है पांचवी इकाई पर भी, लेकिन पांचवी वाले को मैक्सिमम क्यों नहीं बोले, क्योंकि मैक्सिमम तब बोला जाता है जिसके बाद वैल्यू गिरना प्रारंभ हो जाए, जहां से गिरना प्रारंभ हो जाए उसको बोलते हैं मैक्सिमम। जैसे ये फेंका हमने तो मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद ही ये गिरा, समझ आ रहा है, तो यहां के बाद गिरा इसलिए इस वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या? क्या ये क्लैरिटी दी आपको बहुत अच्छे से, समझ आ गया क्या? तो यहां पर ये रिलेशन तो मैंने कल की चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर करके दे दिया है। सीमांत उपयोगिता क्या कहता है ना, सीमांत उपयोगिता कहता है कि जैसे जैसे भाई हम किसी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा खाते चले जाते हैं, उसकी अगली इकाई से मिलने वाला संतुष्टि का स्तर गिरते चला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे किसी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा खाते चले जाते हैं वैसे वैसे उससे संतुष्टि का स्तर घटते चला जाता है, मतलब हम उस वस्तु से बोर होते चले जाते हैं, है ना। जैसे किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है, पहली बार रसगुल्ले खाया बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार फिर से खाया उतना अच्छा नहीं लगा, तीसरी बार फिर से दिया उतना अच्छा नहीं लगा, तो बार बार क्या होते जा रहे हैं, आप वही एक ही टाइप का वस्तु बार बार खाते जा रहे हैं, इसलिए बोर होते चले जाते हैं। अब मम्मी को कभी ऐसा बोले हो, मम्मी बहुत दिन हो गया खीर नहीं खाया हूं, खीर बना दो मेरे लिए, है ना खीर बना दो मेरे लिए, तो जैसे ही खीर बना आपको मम्मी ने परोस करके दे दिया, ठीक है बेटा ये लो लो, है ना, मेरी बच्ची खा ही रही है कितने दिनों से खीर, आज मन कर रहा है चलो बना ही देती हूँ तो मम्मी ने बना करके तैयार कर दिया और आप खाने के लिए बैठ गए, बस कुछ ही देर बाद आप ऊब गए, मम्मी अब खाया नहीं जा रहा, खाने का मन नहीं हो रहा मम्मी, फिर मम्मी का मूड खराब होता है अरे नालायक, तुमने इतना मेहनत क्यों करवाया, जब तुम्हें खाना नहीं था तब से तो तुम बोले जा रहे थे कि खीर खानी है खीर खानी है, जब खीर बना तो तुम उब गए तुरंत, है ना, नाटक तुम्हारा खत्म नहीं होगा। तो मम्मी ने एक उपाय तलाश किया। मम्मी उपाय क्या करती हैं, पटाख से कुछ नमकीन बना देती हैं, लो जी भुजिया भी आ गया अब मीठे के साथ भुजिया है तो तुम्हारा स्वाद बदलता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना। मम्मी बहुत अच्छे से जानती है इस बात को। तो जैसे ही टाइम चेंज हो गया, ठीक है जी, जैसे ही टाइम चेंज हुआ वहां पर और तुम्हारे पास नमकीन भी आ गया, खीर तो पहले से ही है, तो अब स्वाद बदल रहा है तुम्हारा और तुम उस नमकीन को बीच बीच में खा करके अपना स्वाद में भिन्नता कर रहे हो और जिसकी वजह से खीर अब आसानी से खा पा रहे हो, समझ गए। क्योंकि बार बार मीठा खाते रहेंगे तो बोर होते चले जाते हैं, बार बार नमकीन खाते रहो तो नमकीन में बोर होते चले जाओगे, बार बार ऐसे ही कोई चीज उपभोग करो तो बोर होते चले जाओगे। यही कह रहा है इस नियम में, जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें कहता है कि अन्य बातें समान रहे तो ये क्या होता है आगे समझा देंगे। जैसे जैसे कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता
एक वस्तु को अधिक से अधिक इकाइयां उपभोग करते जाता है, उस वस्तु की अगली इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है। सीमांत उपयोगिता लगातार क्या हो रहा है? घटती चली जाती है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, लगातार कम होते चला जाता है। इसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। मतलब यहां पर बोला कि एज अ कंज्यूमर, जैसे एक कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है, उपभोग करता है क्या? मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ज्यादा से ज्यादा किसी एक वस्तु की ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है। द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड, जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होता है फ्रॉम इच सक्सेसिव यूनिट। सक्सेसिव यूनिट का मतलब है जितना उपयोग कर लिया गया उसकी अमाउंट को सक्सेसिव कहते हैं। जितना यूनिट कंज्यूम कर लिया गया है उस यूनिट से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ग्रेजुअली का मतलब लगातार कम होते जा रहा है। ठीक है जी। सो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन यहां पर एक टर्म लिखना बहुत जरूरी है। नियम को लिखने से पहले ये वाला लाइन जरूर लिखना कि इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या फिर इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये वाला लाइन अगर नहीं लिखा आपने, यदि अन्य बातें समान रहे तो, ये बहुत जरूरी है। ये क्या होता है मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये लाइन जरूर लिखना है इस नियम में, यदि अन्य बातें समान रहे तो। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये लाइन जरूर लिखना। ये क्या है? मान्यता है पूरा पूरा यहां पर छुपा हुआ। जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूं मान्यता क्या क्या है इस पूरे नियम में। उससे पहले मैं यहां पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आपको कि ये नियम देने वाले का नाम था भाई गॉसेन, इसलिए इसको गॉसेन का पहला नियम भी कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का एक और नाम पता चल गया आपको। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कहते हैं गॉसेन का पहला नियम। किन्होंने दिया था इस थ्योरी को? गॉसेन ने दिया था, इसलिए गॉसेन का ये पहला नियम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? गॉसेन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये सेटिस्फेक्शन अगर हम ठीक ढंग से बताएं आपको अगर, तो यहां पर हाँ एजम्पशन पर बेस्ड है, आगे चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले खा रहा है, कह रहा है बहुत अच्छा लगा, एक्सलेंट। फिर कह रहा है गुड, ठीक लगा, हाँ ठीक ठाक लगा, अच्छा नहीं लगा, बहुत गंदा लगा। तो शकल ऐसी बना रहे हैं, मतलब है तो वही वस्तु, लेकिन पहले के लिए बहुत मजा आया, फिर कह रहे हैं हाँ मजा तो आया, फिर कह रहे हैं उतना अच्छा नहीं लगा लेकिन ठीक ठाक था, गंदा लगा, बहुत गंदा। तो इस तरीके से तुम्हारी शक्लें बदल रही है। यहां पर ये बता रहा है तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के अलग अलग मूड को। चलिए तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से ये मान्यता पर आधारित है। तो सबसे पहली मान्यता है, ये मान लिया गया है, ये मान लिया गया यहां पर कि उपभोक्ता कैसा है? विवेकशील है। विवेकशील उपभोक्ता का मतलब है कि उपभोक्ता ऐसा है जिनके पास इनकम लिमिट है, मतलब उनके पास सीमित आमदनी है और उसी से वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि पाना चाहता है। मतलब अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाला या प्राप्त करने की चाह रखने वाला व्यक्ति विवेकशील उपभोक्ता कहलाता है। जैसे तुम भी एक विवेकशील उपभोक्ता हो, कम से कम पैसा लेकर के दुकान जाते हो और सोचते हो कि उसी में से ज्यादा सामान खरीद लें, तो इसका मतलब आप भी एक क्या है? रैशनल कंज्यूमर है। उपभोक्ता कैसा है? रैशनल है। रैशनल का मतलब ये अपना फैसला खुद ले सकता है, इसको समझ है, सोच सूझबूझ है इसके अंदर। सो रैशनल कंज्यूमर का मतलब द कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड मनी इनकम। जो दिए हुए आमदनी में से ही अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, उसी को क्या बोला गया यहां पर? रैशनल कंज्यूमर। तो ये मान लिया गया है। अब उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु की एक से ज्यादा इकाइयां उपभोग करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना नखरेबाज, कि केवल एक रोटी खाया और कहा मम्मी आप भूख नहीं है, पेट भर गया मेरा, तो वहां सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुआ ही नहीं, क्योंकि एक ही इकाई खा करके आप संतुष्ट हो गए। तो वैसे में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बातें नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए किसी वस्तु की एक से ज्यादा इकाइयां वो उपभोग करेगा। एक से ज्यादा, समझ गए होगे? तभी तो आपको घटते हुए नजर आएगा कि पहले से संतुष्टि ज्यादा मिला था, दूसरे से संतुष्टि कम मिला। समझ आ रहा है? सो यही लिखा है कि अ कंज्यूमर यूजेस मोर देन वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई हिज वांट्स। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उपभोक्ता एक से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है, और उपभोग जो भी कर रहा है ना उसकी प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। सो प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस।
एक के बाद एक खाए जा रहे हैं। रोटी खाने बैठे, पहली रोटी खत्म, दूसरी रोटी खाना शुरू, दूसरी रोटी खत्म, तीसरी खाना शुरू। ऐसे ही आइसक्रीम में भी, ऐसे ही बाकी तमाम वस्तुओं में भी। ठीक है जी, मान लो किसी ने बोला हम 20 आइसक्रीम खा सकते हैं, लो जी, एक के बाद एक आइसक्रीम खत्म हुआ दूसरा खाओ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा खाओ, तीसरा खत्म हुआ चौथा खाओ। तो लगातार जो है कंजम्पशन किया जा रहा है, क्योंकि अगर गैप कर देंगे हम, टाइम का ज्यादा गैप कर देंगे तो फिर से भूख लग जाता है तो वहां पर सेटिस्फेक्शन घटने के बजाय बढ़ सकता है। इसलिए इसने मान लिया है कि भैया कंजम्पशन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लगातार होगा, एक के बाद एक होगा। उपभोक्ता की आदत, फैशन और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह बोला गया है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द कंज्यूमर हैबिट, फैशन एंड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का आदत होता है। आदत किस बात का होता है कि अगर मान लो चाय के साथ बिस्किट ले रहे हैं तो बार बार एक घूंट चाय लिए फिर से एक बिस्कुट खाएंगे एक घूंट चाय मतलब थोड़ी सी चाय लिए फिर से बिस्किट। अगर ऐसा आदत है तो वो आदत बरकरार रखिए, उसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है जी, समझ गए होगे? क्लियर है बातें? क्लैरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई खीर खाने बैठा है तो जैसे मुंह मीठा लग रहा है बार बार आपको, तो बीच में नमकीन खा लिए, ठीक है, ये आदत बरकरार रखिए, लेकिन कभी ना कभी आप बोर हो जाओगे फिर तो डायरेक्ट आप खीर खाते जा रहे हो तब भी बोर होते जा रहे हो, और बीच बीच में नमकीन 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 यूज कर रहे हैं तब भी आप बोर होते जाओगे। हाँ, बोर थोड़ा देर से होगे, बीच बीच में नमकीन इस्तेमाल कर लिया मीठा खाते खाते तो बोरिंग तो होगी, लेकिन देर तक हो, देर बाद होगी। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो खाने के बाद भूल जाते हैं कि क्या खा रहे थे हाँ जी, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, तुम्हें भले ही विश्वास ना हो ये अलग बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कह रहा है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं खाते खाते भूल जाते हैं कि वो क्या खा रहे थे। ये उन वस्तुओं के बारे में कह रहा है जिसको खाने के बाद अक्लमंदी खत्म हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। भांग, धतूरे ये ऐसी चीजें हैं जिसको खाने के बाद इंसान भूल जाता है कि अभी क्या खा रहा था, है ना। तो ऐसी वस्तुओं के लिए यहां पर लिखा गया है कि जो कंजम्पशन किया जा रहा है ना, वो कंज्यूमर ऐसा है जिसकी मानसिक दशा में बदलाव नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक से खाते खाते माइंड डाइवर्ट हो गया, वो बता ही नहीं पा रहा है कि क्या खा रहे थे। तो ऐसे कंज्यूमर की बातें यहां पर नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ऐसा कंज्यूमर होना चाहिए जिसकी मानसिक दशा बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता जो भी वस्तु उपभोग कर रहा है, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की सभी इकाइयां, उसकी मात्रा और उसका गुण एक समान होना चाहिए। मतलब जो भी गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, ऑल द यूनिट्स, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एटसेट्रा ऑफ द आइटम, आइटम मतलब गुड्स, कमोडिटी, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे, टू बी कंज्यूम्ड शुड बी द सेम। जो भी आप खा रहे हो, अब मान लो कोई रोटी खाने के लिए बैठा है, आपका ही दोस्त है, आपसे शर्त लगा लिया है कि पता है आज तो हम 10 रोटी से ज्यादा ही खाएंगे, ठीक है जी, 10 रोटी खाओगे कोई बात नहीं, लेकिन पहली रोटी आपने साइज बनाया ये, दूसरी रोटी का साइज भी ये बना दिया, और तीसरी रोटी का साइज ये बना दिया, तो इसकी मात्रा कम ज्यादा होती जा रही ना। अब तुम कहोगे खाओ बेटा पहली रोटी, तो सेटिस्फेक्शन ठीक है जो भी रहा, फिर दूसरी रोटी खाया, अब सेटिस्फेक्शन या तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपके यहां पर इकाइयां बदल जा रही हैं, इनकी मात्राएं बदल जा रही है, इसलिए सेटिस्फेक्शन कम या ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन लगातार तो कम होते जाने चाहिए ना, तो मात्राएं बदलना नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली रोटी आपने तैयार कर दिया है नमक के साथ, दूसरी रोटी तैयार कर रहे हैं चीनी डाल करके, तीसरी रोटी तैयार कर रहे हैं कुछ और चीजें डाल करके उसमें पता नहीं लोग क्या क्या डाल देते हैं आजकल। तो ऐसे में वस्तु की सभी इकाइयां, मात्रा और उनका गुण एक जैसा होना चाहिए। गुण मतलब उसका स्वाद एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी नमक के साथ बनाया, दूसरी रोटी में चीनी डाल रहे हैं, तीसरी रोटी में घी डाल दे रहे हैं, पांचवी रोटी में सब्जी डाल रहे हैं, छठी रोटी जो है उसमें पता नहीं क्या क्या मसाले मिला दिया आपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी वस्तुएं जो है वो समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यह भी मान लिया जा रहा है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु का मूल्य समान रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू बी कंज्यूम्ड शुड बी रिमेन द सेम, कि जो भी वस्तु हम खाने बैठे हुए हैं, मान लो होटल में, अब तूने इसका भाई प्राइस ही चेंज कर दिया तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा?
अगर प्राइस चेंज हुआ तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं चाहिए हमको तुमने दाम ही बदल दिया, तो हम अपना ख्याल बदल देंगे, हमको लगेगा कि अब नहीं चाहिए भैया, छोड़ दो, हमें कंजम्पशन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए बोला कि यहां पर दाम नहीं बदलना चाहिए, उपभोक्ता की आमदनी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आप कहीं होटल में कंजम्पशन करने बैठे हैं और बीच में ही आपके कोई जान परिचित व्यक्ति आ गए और आप कहे अरे बेटा और क्या हालचाल, घर के सब ठीक है, ये लो 50 रुपये, ये लो 100 रुपये, ये लो 500 रुपये, और कोई नाश्ता कर लेना, बहुत दिनों बाद मिले तुम, और रिजल्ट कैसा रहा, हाँ ठीक रहा देख रहे हो, तो अपनी जान पहचान का कोई इंसान मिल जाता है तो कुछ पैसे और आपके मिल सकते हैं, उस समय इनकम बढ़ गया, ठीक है जी। या फिर आप बस होटल में बैठे ही थे, आपकी जान परिचित कोई व्यक्ति आ गए, उनको भी आपने चाय नाश्ता पानी करवाया, तो आपके पैकेट से ही पैसे लग गए, तो या तो आपके पास पैसा आ रहा है या फिर पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो जाने की चांसेस है, तो ऐसे सिचुएशन नहीं होने चाहिए। यही कह रहा है यहां पर कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका दिमाग बदल जाएगा। इंसान के पास पैसा आते ही इंसान बदल जाता है, वो कहते हैं ना इंसान कितना बदल गया दौलत के वास्ते, यहां पर वही कहानी हो सकती है। इसलिए कह रहा है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, कंज्यूमर का इनकम नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो उसका दिमाग बदल जाएगा। और जो भी वस्तु इस्तेमाल किया जा रहा है, मान लो रोटी है तो रोटी के साथ में कौन सी सब्जी है, उसको बोलते हैं पूरक वस्तु, ठीक है जी। तो जो भी पूरक वस्तु होगा उसके मूल्य में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सो देयर शुड बी नो चेंज इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड देयर प्राइस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी नहीं चेंज करना है, ये नहीं कि पहली रोटी आपने खा लिया भैया सब्जी के साथ, और वो सब्जी कौन सी थी, पनीर की सब्जी, अगली बार कह रहे हैं छोले लाओ तब खाऊंगा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जी बदलते ही तुम्हारा स्वाद बदल रहा है, और स्वाद बदलते ही तुम्हारी यूटिलिटी घटेगी नहीं, बढ़ भी सकती है, ठीक है। सो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और उनके प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या सर टेबल में यहां पर कोई भी डेटा हम सेट कर सकते हैं, तो मैंने इसको पहले ही जानकारी दे दिया है कि आप अपनी मर्जी से इसका शुरुआत में जो भी वैल्यू रखोगे लगातार इसको सिर्फ कम करते जाना, लेकिन कुछ वैल्यू रख देना पॉजिटिव, कुछ एक वैल्यू रख देना 0, और कुछ वैल्यू जहां पर 1 या 2 वैल्यू रखना नेगेटिव में, उससे ज्यादा नेगेटिव मत करना। नेगेटिव करने का मतलब है कि उल्टी कर रहे हो आप, ठीक है जी। तो यहां पर ध्यान से सारे जो डेटाज हैं वो सेट कर सकते हैं आप अपनी मनमर्जी से। पहले किसी का मन किया 50, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 0 लिखने का, माइनस में 5, -2 लिख सकते हैं। लगातार क्या होते जा रहा है, कम। यही है सीमांत द्वितीय ह्रास नियम। समान अंतर से रखेंगे तो फायदा आपको ही है कि आप डायग्राम जल्दी बना पाएंगे। सबके बीच में हमने अंतर 4-4 का रखा है, देखो यहाँ पे। आप चाहें तो 5-5 का अंतर रख दो, 10-10 का अंतर रख दो, आपकी मर्जी है। समझ आ गया यहाँ पर बात, बताओ क्या ये बातें समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं इसके डायग्राम। डायग्राम कैसे प्लॉट होगा, अब तक तो आप लोग सीख गए होंगे। डायग्राम कैसे प्लॉट होगा आप लोग तो सीख गए होंगे। सबसे पहले आपको डायग्राम में क्या करने हैं, सबसे पहले आपको डायग्राम में क्या करना है, एक्स एक्सिस खींचना है और वाई एक्सिस खींचना है। एक्स एक्सिस के ऊपर में क्या लिखा जाएगा और वाई एक्सिस के ऊपर क्या, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बातें यहां पर है, तो सीमांत उपयोगिता की बातें, ठीक है जी। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दूं क्या, MU, ठीक है। और यहां पर उपभोग की इकाइयां को हम लोग N से बोल रहे हैं, तो हमने N लिख दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहां पर हम सेट करते हैं डेटा को, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा और ऊपर करना तो बनता है इसको ना, रुक जाओ, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव भी हमें दिखाना है ना, ठीक है जी। चलो अब ठीक है, तो यहां पर हमने 0 रखा। अब मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर दिया। मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम 16 तक है और 4 का गैप लेकर के हमने काम किया है, तो बार बार हम क्या करते हैं, 4 का गैप लेकर के काम कर रहे हैं। 4, 8, 12, 16, 20। इधर आप कर सकते हैं माइनस में 4 और माइनस में 8। अब जरा सेट करिए डेटा को बहुत बढ़िया से, अच्छे से मिलान कर लेना। देखो पहली इकाई से 16 यूटिल, पहली इकाई से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 16 पर मिला दो इसको।
दूसरे से सेटिस्फेक्शन कितना मिला है? दूसरे से कितना मिला है? 12। तीसरे से कितना मिला है? 8। तीसरे से 8। चौथे से कितना मिला है? 4। चौथी इकाई पर सेटिस्फेक्शन भी कितना है? 4 है। और पांचवी इकाई पर कितना है? पांचवी इकाई पर 0 है यहां पर। छठी इकाई पर माइनस में 4 है। छठी इकाई पर माइनस में 4, -4 यहां पर है। छठी इकाई तक लेकर के जाएंगे। और सातवीं इकाई पर कितना है? माइनस में 8। माइनस में 8 है। ठीक है जी, सातवीं इकाई पर मिला दिया। अब यहां पे पॉइंट जो है वो आपस में आप कनेक्ट कर दीजिए सबको। ये जितने भी डॉटेड पॉइंट बन रहे हैं अभी, इन सबको आपस में ज्वाइंट कर देंगे तो बहुत जल्दी आपका एक लाइन तैयार हो जाएगा इस प्रकार से नीचे जाते हुए। और यही रेखा कहलाती है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा बन गई है। ये कौन सा रेखा बन रहा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की रेखा। और ये कहीं कहीं पॉइंट आगे पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर स्केल मेजरमेंट सही नहीं था। बाकी आप लोग बोल्ड यहाँ पर कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, रहने देते हैं। तो यहाँ पर समझ आ गया है आपको, ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स बने हैं ये नीचे जाते हुए ही केवल बना है, यही है MU वाला लाइन। क्या ये बातें सबको समझ आ गया है? एक बार लिख दीजिए जरा सा, क्या ये बातें सबको क्लैरिटी मिल चुकी है? हमारा जो यहाँ पर पॉइंट कोई अगर यहाँ पर आगे पीछे दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर गैप एक जैसा नहीं रखा है। आप लोग स्केल से मेजरमेंट कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है जी, सारे पॉइंट्स आपके मैच करता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर टेबल में हमने सबके बीच में 4-4 का गैप रखा था और वही अंतराल यहाँ पर सब में स्पेस सेम टू सेम रखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या आपको समझाया, क्या क्या आपको एग्जाम में लिखने होंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ये डेफिनेशन। यहां से शुरुआत हो जाएगा आपका नियम लिखने का काम। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप बताओगे कि इस नियम को दिया किसने था? गॉसियन ने, इसलिए इसको गॉसियन का पहला नियम कहते हैं। फिर आपको क्या लिखना होगा कि इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो कम से कम यहां पर तो हमने बहुत सारी मान्यताएं लिख रखा है, देखो जैसे यहां पर हमने 9 मान्यताएं दे दिया है। आपको एग्जाम में कम से कम तो 5 मान्यता लिखना ही होगा। कम से कम कितना? 5 मान्यता लिखना होगा। ठीक है जी, कम से कम 5, उससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं तो आपकी इच्छा है। और आपका टाइम वहां पर देख लेना कि बच रहा है या नहीं एग्जाम में। कम से कम 5 पॉइंट जरूर लिखना। उसके बाद यहां पर देखिएगा, ये टेबल अपने मर्जी से लेना है। आप कोई भी नॉमरिकल वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि कैसे ध्यान रखना है। शुरुआत में बड़ा वैल्यू, उसके बाद लगातार कम करते चले जाइए। शुरुआत में कुछ वैल्यूज हमने पॉजिटिव रख देना है, फिर एक जगह कहीं 0 जरूर रखना है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव 1 या 2 वैल्यू कोई दिखा देना। ज्यादा नेगेटिव में मत दिखाना, नेगेटिव में 1 या 2 वैल्यू रखना, ज्यादा नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, अब हमने जो टेबल लिया था उसी के हेल्प से डायग्राम प्लॉट करना है। डायग्राम में सबसे पहले एक्स एक्सिस पर क्या रखना है? उपभोग की इकाई, जिसको एन से बोला जाता है या फिर क्यू से भी आप कह सकते हैं। वाई एक्सिस पर हमने MU दिखाया है। यही दोनों चीजें था टेबल के अंदर में। एन से हमने दिखा दिया उपभोग की इकाई एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर दिखा दिया MU। तो यहां 2 ही वेरिएबल हैं, एक तो उपभोग की इकाइयां एक्स एक्सिस पर और दूसरा वेरिएबल है MU। ठीक है जी, तो कौन सा वेरिएबल कहां सेट होता है आपको पता चल गया है। और 0 से 1 के बीच जो गैप है वही गैप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यही गैप सब जगह रखना है। सेम यही गैप आपको 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से इधर आगे करना है। क्लियर ना? तो ये रहेगा तरीका। अच्छा जी, अब आपको मैं एक सवाल पूछ लूं, क्या जवाब दे दोगे? जवाब दे दोगे क्या? ये जरा सवाल का जवाब दे देना कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता की स्थिति कैसी होगी? When मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी कैसा होगा? एक बार सब कोई जवाब दे देना अच्छे से सोच समझते हुए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जा रहा है तो टोटल यूटिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? जल्दी जवाब दीजिए।
इन चीजों को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हमें ये प्रक्रिया तो समझ में आए कि ऐसी प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, बस इस बात के लिए। हम जो बार बार बोर होते चले जाते हैं तो सब कोई जानता है, लेकिन इस नियम को क्या कहते हैं पता चल गया, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। जब किसी का घर जाते हो तो पता तो रहता है ना कि किधर किधर से जाना है। ठीक ऐसे ही हर नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कैसे कैसी जो चीजें हैं, कैसी कैसी घटनाएं हैं, कैसी कैसी प्रक्रियाएं हैं। तो यहां पर सीमांत उपयोगिता नेगेटिव जब हो जाएगा तो कुल उपयोगिता घटने लगती है ना, कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टीयू डिक्रीजेज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। अब देखो यहां पर बहुत कम बच्चे आंसर क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका क्लास में ध्यान नहीं है, क्लास में ध्यान नहीं है। क्योंकि क्लास में अगर ध्यान होता तो कल की क्लास में और आज की क्लास में भी बताया आपको मैंने। दो बार कौन मेहनत करता है बताओ, मैंने कल की क्लास में भी ये सेम चीजें बता दी आपको और आज की क्लास में फिर से उतना मेहनत करके दे दिया आपको, सिर्फ इसलिए कि आपकी लीडर बोर्ड में मैं देखूं कि 60% बच्चों ने जवाब दिए हैं। चाहते क्या हो, ध्यान कहां है आपका। जब देख रहे हो यहां पर कि सीमांत उपयोगिता जैसे ही नेगेटिव हो गया तो टीयू पहले कितना हुआ करता था, 150 था। जैसे ही यहां पर एमयू हमारा नेगेटिव हुआ ना, एमयू देखो नेगेटिव हो गया तो टीयू जो है 150 से घट करके 140 हो गया। तो ये तो बोला था कि एमयू जैसे नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया तो टीयू घट गया। समझ पा रहे हो, टीयू क्या हुआ, घट गया। टीयू क्या हुआ यहां पर, घट गया। यहीं से तो सवाल पूछा था, इधर भी देख लो डायग्राम में, यहां पर 7वीं इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी दिख रहा था ना नेगेटिव में, तभी तो इधर जो है घटने लगा टीयू। टीयू देखो घटने लगा, ये वाली लाइन के बाद देखो तो इधर एमयू घट रहा है, सॉरी एमयू नेगेटिव हो रहा है, एमयू यहां से क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो टीयू घटने लगा। रिलेट तो करिए, रिलेट करना सीखिए भाई। हो सकता है कि आपकी किताबों में यहां से डॉटेड लाइन लेकर के इसको मर्ज जोड़ दिया गया होगा, तो चिंता मत करना। ये डॉटेड लाइन इसलिए कनेक्ट करता है कि क्योंकि यूटिलिटी जो है 0 से ही तो प्रारंभ हुआ होगा, इसलिए डॉटेड लाइन दिखा देता है यहां पर। चिंता मत करना उसके लिए, आप डॉटेड रखेंगे तब भी नंबर नहीं कटेगा और नहीं रखेंगे तब भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है जी, आओ आगे आ जाओ, एक सवाल और करते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर देंगे। यहां पर क्वेश्चन हमारे पास है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है। इस नियम को दिया किसने, द प्रोपोनेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्रोपोनेंट मतलब किन्होंने इस नियम का आविष्कार किया है, इस नियम को किन्होंने बताया है, उनका नाम क्या है। बस जवाब दे दीजिए, आज की क्लास का समापन यहीं पर हो जाएगा। प्रोफेसर गोसेन साहब। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है भैया, किन्होंने दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, इनका नाम है प्रोफेसर गोसेन। ये जर्मनी के रहने वाले थे, कहां के, जर्मनी के रहने वाले थे प्रोफेसर गोसेन साहब, इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का पहला नियम बोला गया था। इसीलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का पहला नियम बोला गया है। आप इसका जवाब भी देख लो जरा, हमने यहां पर दे दिया है, बट एक बार इसको पोल कर ही लेते हैं। गोसेन का पहला नियम है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोसेन्स फर्स्ट लॉ। गोसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा है, आप सभी एमसीक्यूज करवा दीजिए। रोशन तुम्हें पता है सिलेबस कैसे चल रहे हैं, क्लास में एमसीक्यूज करवाने के लिए नहीं आते, ये क्लास में टेस्टिंग करते हैं तुम्हें कि पढ़ने के बाद तुम्हें ये थ्योरी समझ में आई या नहीं। जो इसके एमसीक्यूज होते हैं वो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसके 2 पार्ट में एमसीक्यूज किए जाएंगे, उस दिन खाली एमसीक्यू ही एमसीक्यू चलता रहेगा। समझ गए, बिहार बोर्ड के अंदर ऐसा प्लान है आपका कि बीच बीच में हम कभी कभार एमसीक्यू रखेंगे भी, नहीं भी रखेंगे, वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम आपको चेक करना चाहते हैं। लेकिन आपके एक एमसीक्यू सेशन चलेगा अलग से, जैसे लेक्चर चलता है, थ्योरी समझाते हैं फिर एमसीक्यूज करवाते हैं, ऐसे एमसीक्यूज का एक कंप्लीट लेक्चर ही चलेगा, केवल एमसीक्यू ही एमसीक्यू होगा, उसमें थ्योरी नहीं होगा। समझ गए होगे, तो बार बार मत पूछना, अब टाइम वेस्ट होता है इससे आपका।
तो सीमांत द्विधा ह्रास नियम कहते हैं इसको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही नाम है गॉसियन का पहला नियम। ठीक है जी। मैं सारे एमसीक्यूज यहां पर करवाने नहीं आता, मैं आपको आता हूं कंसेप्चुअल तैयारी करवाने के लिए। सारे एमसीक्यूज किस दिन करवाऊंगा? जिस दिन एमसीक्यू का सेशन रहेगा उस दिन। ठीक है। अब देखो, निम्न तालिका को पूरा करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है तुम्हारे पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए, तो आप कर लोगे क्या? क्योंकि टीयू निकालने का तरीका क्या होता है, जो शुरुआत में 40 है वही 40 लिख दीजिए, उसके बाद 40 और 30 दोनों जोड़िए तो यहां पर 70 आ जाएगा, फिर 40, 30 और 20 जोड़ दीजिए तो तीनों जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा, चारों जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा, पांचों जोड़ दीजिए तो यहां पर आएगा, और 6 जोड़ दीजिए, जोड़ने के चक्कर में घट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा वैल्यू। समझ आ रहा है? तो ये आपके लिए क्या रहा? SW। ठीक है। इससे डायग्राम भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका अलग से क्वेश्चन दे दिया कि अब सीमांत द्विधा ह्रास नियम, सीमांत द्विधा और कुल उपयोगिता दोनों की सहायता से आपको रेखा चित्र बनाने हैं। मतलब ये सीमांत द्विधा और टोटल यूटिलिटी दोनों के हेल्प से आपको क्या बनाने हैं? अब वैल्यू तो निकाल लेना, उसके बाद डायग्राम प्लॉट करना। फिर हमने एक यहां पर भी रखा है कि इस बार दे दिया TU। MU निकालने का तरीका आपको पता है, शुरुआत में 12 है तो 12 रहेगा, फिर दोनों के बीच में गैप कितने का है? वो यहां आएगा 8, फिर यहां से 24 और 20 के बीच में अंतर कितने का है? 4 का है, वो 4 यहां पर आ जाएगा, फिर 24 और 24 के बीच में अंतर 0 है तो यहां पर आ जाएगा, 24 और 20 में अंतर कितने का है? -4 का, वो यहां पर आ जाएगा। तो ऐसे आपको SW करने हैं, वैसे तो मैंने सारे बता दिया। तो ये थे कुछ आपके SW जो कि आपको अभ्यास करने होंगे। बाकी आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया, आज की क्लास में हम लोगों ने ये कवर किया कि जैसे जैसे किसी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंजम्पशन ज़्यादा करोगे, उससे मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाएगी। यही कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। देखो कितना छोटा में हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इसका समरी नोट्स में बस इतना ही लिखना होता है। सीमांत उपयोगिता क्या क्या है? ये ह्रास नियम है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है। क्या ये बात समझ आ गया? इसमें ये लिखा हुआ है शॉर्ट में कि जैसे ही किसी वस्तु का उपभोग ज्यादा बढ़ाएंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है। इसी को सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। कितना छोटा से बात में लिख दिया है। तो जो इतने पूरे क्लास में ढोल बजा के पढ़ रहे थे, नहीं मुझे नहीं दिखाना है होमवर्क, आप सिर्फ बता देना ईमानदारी से कि बनाए हो या नहीं। क्योंकि हिंट, जय हिंद, जय कॉमर्स रिलेटेड सारा सॉल्व करेंगे। कैसे तैयारी करना है वो हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बैच में आए हो, यूट्यूब सेशन थोड़ी है। समझ रहे हो ना? इसमें पूरे साल भर का प्लान एक ही बार बन जाता है और फिर हम लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं। ठीक है। ऑन टाइम सारी चीजें कवर होगी, ऑन टाइम आपके टेस्ट होते रहेंगे, इसमें कोई चीजें छूटता नहीं है। सिस्टमैटिक तैयारी, पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, आग लगा दीजिए। इस बार रिजल्ट मैं देखूंगा आप लोगों के, और इसलिए तो इतना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, शुक्रिया तनीषा। मेहनत करिए, जितने डाउट्स आपके आएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड सारा सॉल्व करेंगे। मन में एक जरा सा डाउट नहीं रहेगा। अगर आप बीच क्लास में आते हैं तो चिंता मत करना, जब क्लास खत्म हो जाए तो आधे घंटे बाद आपके पास लेक्चर पूरा चला जाता है रिकॉर्डेड में, वहां देखना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय कॉमर्स। जितने बच्चों के डाउट हैं सबके सॉल्व कर दिए जाएंगे। लीडर बोर्ड तुम्हारे ये रहे।